हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल JESSC फॉर फिजिक्स सेमेस्टर 1 AKT UP2 फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग FME VME 101-201। यदि आप फर्स्ट सेम में वीडियो देख रहे होंगे तो आपका कोड BME 101 होगा। यदि आप सेकंड सेम में वीडियो देखेंगे तो BME 201 आपका सब्जेक्ट कोड होगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 मैं आपको पांचों यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर दिया हूँ। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये थोड़ा एक अच्छा सब्जेक्ट है। मतलब आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो उसमें नंबर अच्छे आते हैं। प्रीवियस भी जब आपका सब्जेक्ट कोड KME था तब भी इसमें बच्चों के नंबर अच्छे आते थे। अभी 70 मार्क्स का पेपर हो रहा है, अब भी इसमें बच्चों के नंबर अच्छे आते हैं। ठीक है, तो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है यदि आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। पर पहले क्या होता था, पहले इसमें न्यूमेरिकल का जो वेट टेस्ट था बहुत कम था। अब मैं देख रहा हूँ इसमें न्यूमेरिकल 2-3 न्यूमेरिकल पूछ रहे हैं AKT वाले। मैं सेमेस्टर 1 का पेपर देखा, सेमेस्टर 2 का पेपर देखा, AKT 2 एक न्यूमेरिकल पूछ रहा है। देखो AKT यूनिट नंबर 1 से तो न्यूमेरिकल आता है, पर यूनिट 2, 3, 4, 5 में यूनिट नंबर 3 से न्यूमेरिकल उन्होंने पूछा है। सेमेस्टर 1 और 2 में मैं देखा हूँ किसी एक में। तो न्यूमेरिकल के लिए आप लोग क्वांटम किससे न्यूमेरिकल जो भी दिए गए वो प्रैक्टिस कर लेना। वैसे न्यूमेरिकल इतना नहीं आएगा, थ्योरी आएगा, थ्योरी कवर कर जाओगे तो न्यूमेरिकल ऑप्शनल में होगा तो उसको डील भी दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं बता दूं इस वीडियो में मैं 7 नंबर के भी क्वेश्चंस को, 2 नंबर के भी क्वेश्चंस को, दोनों को कवर किया हूं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ से 70 का 70 आपको पेपर देखने को मिलेगा। हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन ना आए, पर मैं अधिकांश हर यूनिट का जो भी क्वेश्चन इस बार आपके पेपर में आएगा या फिर आप इवन सेम में देख रहे हो तब भी आएगा, तो वो मैं कवर कर दिया हूँ इस वीडियो में। ठीक है, देखो यदि मैं यूनिट नंबर 1 की बात करता हूँ, फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यूनिट नंबर 1 आपका है इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स। यदि आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखो कितना क्वेश्चन मैं यूनिट नंबर 1 से बताया हूँ। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन मैं बताया हूँ। ठीक है, और बाकी ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। जो 7 नंबर के क्वेश्चन है वो 1, 2, 3, 4 में से आपको पता होना चाहिए आपके 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन हो गए यूनिट नंबर 1 का, और सेक्शन बी में क्वेश्चन होगा। मतलब 4 में 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बस एक क्वेश्चन आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज 3 क्वेश्चन आपको वही लिखे जो आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, पूछ रहा है इसमें आपसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील, एंड आपसे साइलेंट पॉइंट भी पूछ रहा है। देखो माइल्ड स्टील का क्या होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये तो मैं भी आपको बता सकता हूँ, बिकॉज इतना तो मुझे अभी तक याद है। यहाँ पर स्ट्रेस होता था, यहाँ पर स्ट्रेन होता था। क्या करते थे हम लोग, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी लिमिट होता था, मतलब कर्व लीनियर होता था। इस पॉइंट पर कर्व क्या होता था? नॉन लीनियर होता था बी पॉइंट पे। ठीक है, थोड़ा अच्छे से बनाऊँ यार। देखो जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है माइल्ड स्टील के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा है, मैं बताऊँ समझ में आ जाए। देखो ये हो गया प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया लीनियर लिमिट। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, इलास्टिक लिमिट, यहाँ पर जाता था अपर यील्ड पॉइंट, यहाँ पर आता था लोअर यील्ड पॉइंट, यहाँ जाता था यील्ड प्लेटो, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन, यहाँ पर क्रैक आता था। अब मैं आपको इसमें पॉइंट भी डिफाइन करके बता दूँ कौन कौन से इसमें जो साइलेंट पॉइंट की बात किया गया। देखो यहाँ तक कर्व हमारा लीनियर होता है। ठीक है, इस पॉइंट तक क्या होता है हमारा इलास्टिक लिमिट होता है। इस पॉइंट को बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं यील्ड प्लेटो। ठीक है, क्या बोलते हैं? यील्ड प्लेटो। इसे बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। इस पॉइंट को बोलते हैं अल्टीमेट पॉइंट, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? अल्टीमेट पॉइंट। इस पॉइंट को बोलते हैं, इस मतलब इस रीजन को बोलते हैं स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन, इसको बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। इसे क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, जो इसमें जो फ्रैक्चर देखने को मिलता है वो कैसे मिलता है ये भी मैं आपको बता दूं। आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन आ गया, वैसे आएगा, आप लोग अच्छा कर लोगे। जो फ्रैक्चर देखने को मिलता है वो ऐसे मिलता है कप एंड कोन के साइज का, इस टाइप में मिलता है। ठीक है, जो माइल्ड स्टील में देखने को मिलता है। ठीक है, यदि एंगल की बात करोगे तो ये 45 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हो? इसको कहते हो आप लोग कफ, इसको कहते हैं हम लोग कोन। मीन जो स्ट्रक्चर में जो फेलियर दिखता है वो कप एंड कोन के फॉर्म में दिखता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन था आपका कि आपके जो साइलेंट पॉइंट थे ये मैं आपको डिस्कस कर दिया हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या था? प्रोपोर्शनलिटी लिमिट था, फिर आपका इलास्टिक लिमिट था, फिर आपका अपर यील्ड पॉइंट था, फिर आपका लोअर यील्ड पॉइंट था, फिर आपका यील्ड प्लेटो था, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, अल्टीमेट पॉइंट, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन एंड
फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए स्ट्रेस कर्व डक्टाइल मटेरियल के लिए, ब्रिटल मटेरियल के लिए एंड प्लास्टिक मटेरियल के लिए, ये भी आप लोग पढ़ लेना। ये आपके प्रीवियस सेम का ही क्वेश्चन है यार, बिल्कुल एक ही ने ऐसे ही पूछा था, तो जो रिपीट होगा बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी फॉर्म में इसी लैंग्वेज में रिपीट होगा, तो आपको ये सारे कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं, तो ये एक कॉमन क्वेश्चन है, सपोर्ट रिएक्शन एक यूट्यूब पूछता है, या फिर आपसे सिंपली सपोर्टेड बीम देगा, या फिर आपसे कैंटिलीवर बीम देगा, आपको लोडिंग यूडीएल दे सकता है, आपको लोडिंग यूबीएल दे सकता है, ठीक है। आपसे सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करने को बोलेगा, सिंपल आता है यार, 7 नंबर में आता है, 6 नंबर सी में, ठीक है। 100% ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ये भी क्वेश्चन 100% है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपसे रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम देखो, या फिर आपसे कनकरेंट या नॉन कनकरेंट सिस्टम दे सकता है, या फिर आपको कोप्लेनर, तीन में से कोई भी आपको एक फोर्स सिस्टम दे देगा, आपसे रिजल्टेंट फाइंड करने को बोल देगा, आपको फाइंड करना पड़ेगा। 100% एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, 100% ये भी क्वेश्चन आ रहा है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए क्वांटम के क्वेश्चंस कर लो, बस मेथड पता होना चाहिए कैसे हम रिजल्टेंट ऑफ फोर्स निकाल रहे हैं, काम खत्म, आप निकाल लोगे इजीली, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपका आता है, आपके रिलेशनशिप ई सी आर एंड म्यू, इनमें रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ इनसे रिलेटिव न्यूमेरिकल भी पूछ देता है, आपको वैल्यू देगा, आपसे वो देगा मॉडुलस ऑफ आपसे पूछा यंग मॉडुलस क्या होगा, शेयर मॉडुलस क्या होगा, बल्क मॉडुलस क्या होगा, पॉइसन रेशियो क्या होगा, वैल्यू देके आपसे फाइंड कर सकता है। जनरली मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर ई है वो आपका यंग मॉडुलस है, जो आपका सी है वो आपका शेयर मॉडुलस है, जो आपका के है वो आपका बल्क मॉडुलस है, जो ये म्यू है ये पॉइसन रेशियो है, ठीक है। इन चारों का रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में आते हैं, पर अभी आपने देखा होगा सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 प्रीवियस, जब से कोड चेंज हुआ तब से ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, पर उससे प्रीवियस जाओगे ना तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता था यार, एग्जाम में आते ही आता था, ठीक है, जब आपका के सीरीज होता था, ठीक है। पर बी सीरीज में नहीं आ रहा है, पर ये आएगा नहीं, सिलेबस में आपका दिया गया है तो आ सकता है, ठीक है। तो 7 नंबर के कितने क्वेश्चंस में डिस्कस कर दिया हूँ, 4 क्वेश्चंस कर दिया हूँ, चारों आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों पढ़ लेना, ठीक है। इसके साथ ही साथ 2 नंबर के देखो, एक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी है, आप ट्रांसमिसिबिलिटी आपका देखो सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 दोनों में आया है, पढ़ के जाना है, 2 नंबर कन्फर्म है यहाँ से। लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, पॉइसन रेशियो, हुक्स लॉ और वेरिगन थ्योरम, इसके अलावा 2 नंबर का कोई भी क्वेश्चन आपकी इस यूनिट से नहीं आएगा, मतलब जितना मैं लिख दिया हूँ इसके अलावा आपको यूनिट नंबर 1 से और कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ना है, इट इज सफिशेंट। यदि मैं यूनिट नंबर 2 की बात करूं आप लोगों से, तो यूनिट नंबर 2 हमारा है इंट्रोडक्शन टू आईसी इंजन एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन जो है ना 4 कंपोनेंट आप मतलब कि जो 4 कंपोनेंट बताने हैं आपको आईसी इंजन के, एंड आपसे पूछ क्या रहा है, एंड आपसे लिखा है मेजर, ये लिखा है मेजर MAJOR, शायद आपको समझ में ना हो, मेरा राइटिंग थोड़ा वैसा है, मेजर फंक्शंस ऑफ दीज कंपोनेंट और इनके फंक्शंस पूछता है। ये सेक्शन नंबर बी में जो क्वेश्चन जनरली पूछता है, पर इसके आने के चांस कम है, ये आपका 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा, 100% एग्जाम में, ठीक है। आपसे पूछेगा या फिर 4 स्ट्रोक SI का या फिर CI का, EQ2 दोनों पूछ चुका है प्रीवियस सेम में CI का पूछा था, जो आपका ऑड सेम हुआ था उसमें SI का पूछा था, ठीक है। तो इस बार भी हमें लगता है SI का पूछेगा, पर आपको दोनों पढ़ के जाना, हो सकता है कि दोनों पूछ दें, एक सेक्शन नंबर बी में एक सेक्शन नंबर सी में, थोड़ा ही वर्किंग में डिफरेंस है, जनरली दोनों सेम है, ठीक है। पर आप लोग पढ़ लेना, 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा यूनिट नंबर 2 से ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और जो हर बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर HEV हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल। वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप दोनों सेम देख रहे होगे, आपका इलेक्ट्रिकल व्हीकल पूछा गया है, HEV नहीं पूछा गया, हो सकता है इस बार HEV हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल पूछ ले, ठीक है। क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो आपसे क्या पूछेगा, वर्किंग पूछेगा, वर्किंग प्रिंसिपल आपसे लोगों से पूछेगा, एंड साथ ही साथ आपसे मेजर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी पूछेगा, ठीक है। 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू की मैं बात करूं तो आपका सेवनिंग प्रोसेस नंबर दूसरा, एक क्वेश्चन और 2 नंबर में एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है ये, ठीक है, पढ़ लेना। और इसके बाद यदि मैं बात करता हूँ एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक SI and CI इंजन, देखो मेरे अकॉर्डिंग 4 स्ट्रोक ही आपसे पूछेगा, 4 स्ट्रोक SI and CI इंजन, 2 में लिख दिया हूँ यार भाई, रेयर केसेस चांस है कि पूछ दे, देखो मैं इंपॉर्टेंट भी नहीं लिखा हूँ, इसके आगे कुछ लिखा हूँ इंपॉर्टेंट तक भी नहीं नोट किया हूँ, बिकॉज मुझे 2 स्ट्रोक पे कभी भी यकीन नहीं हुआ, हो सकता है कि एक ही 2 आप लोगों से पूछ दे कि 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक में डिफरेंस बताइएगा, तब 2 स्ट्रोक आ सकता है। वैसे जनरली आपसे क्वेश्चन पूछेगा 4 स्ट्रोक SI या CI, प्रिंसिपल पूछेगा, वर्किंग पूछेगा और कंस्ट्रक्शन पूछ सकता है, बस इतना क्वेश्चन बनता है। तो यूनिट नंबर 2 के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसमें आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% देखने को मिलता है।
100% नंबर सेकंड ये भी आपको 100% देखने को मिलेगा, ये 2 नंबर का 100% देखने को मिलेगा। अब एक क्वेश्चन सेक्शन नंबर बी में कोई भी बन सकता है जो भी इसमें दिया गया है, या फिर 2 बन जाएगा या फिर और भी बन सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट इतने मैं आपको बता दिया हूँ। यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं, तो यूनिट नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन है, आप देखोगे मैं इससे प्रीवियस पहले भी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाया, तो हर बार इस क्वेश्चन को रखता हूँ, हर बार एक हर बार इस क्वेश्चन को पूछ रहा है, हर बार। आप सेमेस्टर 1 में देखना, अपने प्रीवियस सेम के सेमेस्टर 2 में देखना, आप उससे भी प्रीवियस में जाना, ये क्वेश्चन हर बार पूछता है। कैसे पूछ रहा है देखो, या फिर आपसे ऐसे ही पूछ ले जैसे मैं लिखा हूँ, ये लिखा है ना सामने कि रिलेटिव टर्म शॉर्ट फॉर्म में पूछ लेगा आपसे, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कंफर्ट कंडीशन, ये पूछ लेगा। या फिर आपसे सेक्शन नंबर ए में भी पूछता है क्वेश्चन, आपसे डिफरेंस पूछ लेगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है। सेक्शन नंबर ए में 2 नंबर, अब 7 नंबर तो पूछ रहा है, साथ साथ 2 नंबर में भी क्वेश्चन ये बनता है। तो ये क्वेश्चन तो आपको पहला वाला पूरा जितने भी मैंने पॉइंट लिखे सारे पढ़ के जाने हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं ढीलना यहाँ से, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा यार, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे वर्किंग पूछता है। देखो या फिर विंडो एयर कंडीशन पूछेगा, या फिर आपसे डोमेस्टिक पूछता है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, इन दोनों में से हर बार एक क्वेश्चन पूछता है। पर प्रीवियस सेम तो एक ने दोनों ही पूछ लिए थे, तो आपको दोनों में से एक इस बार भी देखने को मिलेगा अपने एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद आता है डिफाइन रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। सीओपी, या सीओपी तो पढ़ लेना है, 2 नंबर 7 नंबर दोनों में पूछता है। रिलेशनशिप पूछ सकता है, सीओपी ऑफ हीट पंप, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर फाइंड करने को बोल सकता है, न्यूमेरिकल भी दे सकता है सीओपी से। तो ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिख दिया हूँ, 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, हो सकता है इस बार एक उसको रिपीट ना करे तो इस वाले को दे देगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है डोमेस्टिक, मैं बता दिया हूँ, ये विंडो एयर कंडीशन सिस्टम, दूसरा डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, इन दोनों से हर बार एक क्वेश्चन पूछता है एक दो, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन बताए हो यूनिट नंबर 3 के पढ़ लेना। एक क्वेश्चन और है 2 नंबर में जो हर बार एक पूछता है, डिफाइन वन टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो रेफ्रिजरेशन होता है, वन टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, इसको डिफाइन करना होगा 2 नंबर में, ये भी क्वेश्चन एक हर बार पूछता है, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन मैं दिया हूँ ये हर बार एक रिपीट करता है, ये नहीं पहली बार, हर बार, ठीक है। तो इनको पढ़ लेना आप लोग। यूनिट नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, यदि आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। यूनिट नंबर 4 की यदि मैं बात कर रहा हूँ, तो इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स एंड एप्लीकेशन। जो सिविल के स्टूडेंट हो गए, जो मैकेनिकल के स्टूडेंट हो गए, वो फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा अपना सब्जेक्ट पढ़ते हैं आगे चलकर, तो अगर थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में फ्लूइड मैकेनिक्स आपको पढ़ने को बोला गया है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका बनता है पास्कल्स लॉ से। हर बार क्वेश्चन जो आपको वेरी इंपॉर्टेंट 100% आपको अपने एग्जाम में किसी ना किसी क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, चाहे सेक्शन सी में देखने को मिले, चाहे सेक्शन बी में देखने को मिले, चाहे सेक्शन ए में देखने को मिले। ये क्वेश्चन 7 नंबर में भी 2 नंबर में हर बार पूछा जा रहा है, किसी ना किसी सेक्शन में एक ये उसको पूछ देता है। या फिर स्टेट एंड प्रूव पास्कल्स लॉ पूछेगा तो 7 नंबर पूछेगा, या फिर डायरेक्ट आपसे स्टेट पास्कल्स लॉ पूछ देगा 2 नंबर में पूछेगा, पर ये क्वेश्चन पूछेगा जरूर। तो आपको दोनों पूरा एप्लीकेशन भी पढ़ के जाने हैं इसके, ठीक है। अरे इस नेक्स्ट सेकंड में बात करता हूँ, तो यहाँ से फ्लूइड प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, डेंसिटी होता है, बेड डेंसिटी होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, डायनेमिक एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन नॉन न्यूटन फ्लूइड, ये भी आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलते हैं, 2 नंबर में भी देखने को मिल सकते हैं, और 7 नंबर में किसी क्वेश्चन के साथ अटैच होकर भी मिल सकता है, ठीक है। आपसे फ्लूइड प्रॉपर्टीज पूछ देगा, 2 नंबर में भी पूछ सकता है, या फिर कोई भी आपको क्वेश्चन दे देगा उसके साथ अटैच कर देगा, आपसे फिर प्रॉपर्टीज पूछ सकता है, ठीक है। डायनेमिक या काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इसका भी यही हाल है, या फिर आपसे कोई क्वेश्चन में अटैच करके पूछ देगा, एक न्यूमेरिकल दे देगा, या फिर दोनों का डिफरेंस पूछ देगा, या फिर डिफाइन करने को बोल देगा डायनेमिक या काइनेमेटिक विस्कोसिटी को, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, यही हाल है। किसी भी क्वेश्चन के साथ ऐड कर देगा, या फिर 2 नंबर में डायरेक्ट पूछ देता है। न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन, ये भी किसी क्वेश्चन से ऐड करेगा, या फिर सेक्शन नंबर ए में डायरेक्ट पूछ देगा। मतलब ये क्वेश्चन आपको 7 नंबर 2 नंबर में दिखाएं, 7+2 अटैच होके आता है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है, 7 नंबर में भी इसको अटैच करके क्वेश्चन पूछ लेता है किसी अन्य क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, ये भी पढ़ लेना। तो स्टेट एंड प्रूव, ये भी 100% हुआ, ये भी 100% हुआ। बच्चा इसके बाद 2, ये दोनों भी हर बार आते हैं। सबसे पहला टरबाइन हो गया। टरबाइन 2 प्रकार की होती है, एक पेल्टन होता है, दूसरा फ्रेंसिस होता है। पेल्टन को इम्पोस्ट टरबाइन भी कहते हैं, और फ्रेंसिस को रिएक्शन टरबाइन भी कहते हैं। इन दो पिछली बार फ्रेंसिस पूछी गई थी, रिएक्शन टरबाइन इट इज का फ्रेंसिस, ये आ चुका है, फिर से भी आ सकता है। हाइड्रोलिक पंप, इन दोनों से हर बार एक क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में देखने को मिला। मैं लिखा भी हूँ, देखो मैं लिखा भी हूँ, से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन 100% इन दोनों से।
या फिर आपसे टरबाइन से पूछेगा या फिर पंप से पूछेगा। यदि पंप से पूछेगा तो सेंट्रीफ्यूगल पंप या फिर रेसिप्रोकल पंप, दोनों ही सिंपल है यार। वर्किंग पार्ट कर लो, प्रिंसिपल पार्ट कर लो, खत्म कहानी, सिंपल है दोनों ही यार। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है। या फिर सेंट्रीफ्यूगल पंप का वर्किंग पूछ लेगा, प्रिंसिपल पूछ लेगा, या फिर रेसिप्रोकल का। इंपॉर्टेंट रेसिप्रोकल है। जिस प्रकार टरबाइन की बात कर रहे हो, टरबाइन में 2 टरबाइन की बात कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट हमारी फ्रांसिस रिएक्शन टरबाइन है। पर ये बात नहीं, पेल्टन भी पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 4 क्वेश्चन ही मैं बताया हूँ, 1 2 3 4। इसी से 2 नंबर का बनेगा, इसी से 7 नंबर का बनेगा। 7 नंबर के 2 क्वेश्चन बनेंगे, 2 नंबर का 1 बनेगा। तो 7 7 14 15 16 नंबर का यूनिट से आपको देखने को मिलेगा। इतने ही पोर्शन से, ठीक है। यूनिट नंबर 5 देखो, यूनिट नंबर 5 यार, यदि आप पढ़ने में स्मार्ट बच्चे हो तो पढ़िएगा। यदि आप पेपर को सिर्फ पास होने के लिए देने चाह रहे हैं कि बस पास हो जाए काम खत्म, तो आप यूनिट नंबर 5 को दे सकते हैं। जितना मैं 4 यूनिट में पढ़ाया हूँ उतना सफिशिएंट है। यूनिट नंबर 5 पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यूनिट नंबर 5 वही पढ़े जिसको नंबर अच्छे लाने हैं। बहुत ही यार लेंदी यूनिट है यार, काफ़ी ज़्यादा वास्ट सिलेबस है यूनिट नंबर 5 का। और नंबर उतना ही मिलना है। नंबर ये नहीं ज़्यादा पढ़ोगे, नंबर उतना जितना अदर यूनिट का वेटेज है, भाई सेम वेटेज यूनिट नंबर 5 का भी है। तो चाहो तो आप यूनिट नंबर 5 को ढील सकते हैं। पर आप यूनिट नंबर 5 को पढ़ना चाह रहे हैं, आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, तो आप यूनिट नंबर 5 पढ़िएगा। यूनिट नंबर 5 के 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 6 7 क्वेश्चन में दिया हूँ। पर ये गारंटी है कि एग्जाम में देने जाओगे तो ये 7 क्वेश्चन दिया है, इनमें किसी भी एक भी क्वेश्चन दूसरा नहीं आएगा, ठीक है। ये सिर्फ ओनली 7 क्वेश्चन आप तैयार कर लोगे, आपका काम हो जाएगा। ओनली गारंटी दे रहा हूँ कि जो 7 क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं एग्जाम में आपको यही देखने को मिलेंगे। इसमें से कोई 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो मतलब इसमें 4 क्वेश्चन फालतू लिखे हैं, ये बात सही है। अब कौन से 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं ये हमको भी नहीं पता। अदरवाइज देखो, मैं किसी भी क्वेश्चन से आगे कोई इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं लिखा हूँ, बिकॉज यार इसमें हर प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है। काफ़ी बड़ी यूनिट है, कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव बना देता है, किसी भी टॉपिक से एट रेंडम। पर इतने टॉपिक में दे दिया हूँ आपको हिंट के लिए, पढ़ लेना यार। ये 7 क्वेश्चन है, इन्हें पढ़ लेना यूनिट नंबर 5 के लिए। होप कि आपको एग्जाम में इसमें से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और मुझे लगता है मिल भी जाएंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।